नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल विपक्षी एकता की बैठक हुई। अगर यूँ कहें कि गैर भाजपाइयों की बैठक हुई और गैर भाजपाइयों ने अपना एक मुकाम बनाने का प्रयास किया है। विपक्षी के तौर पर कई दल उसमें शामिल हुए और उनका बस एक ही मकसद था, भाजपा हटाओ देश बचाओ। लेकिन इस पूरे बैठक में कोई ऐसा दल वहाँ पर नहीं मौजूद था जिसकी ज़रूरत भारतीय राजनीति में न हो। चलिए, इस बनिस्बत हम आज बात करने पहुँचे। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनके भी कुछ दर्द हैं कि इनको क्यों नहीं वहाँ पर बुलाया गया, क्यों नहीं इनको न्योता मिला। ऐसे कई दल हैं जिनको वहाँ न्योता नहीं दिया गया था। पहले हम इन्हीं से मुखातिब हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या लगा सर? देखिए, MIM का मामला साफ है। MIM चाहती है कि दिल्ली देश की गद्दी पर मनहूस साया जो है इस वक्त और तानाशाह हुकूमत है BJP, वो उतारी जाए। लेकिन उसके लिए एक लार्जर गठबंधन की ज़रूरत है, अलायंस की ज़रूरत है। लेकिन कल जो कुछ तमाशा इन लोगों ने किया है, इसमें 80% वो लोग रहे हैं जिन लोगों का BJP से पुराना रिश्ता रहा है। और उस पर सबसे बड़ा जो ये किया है कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने बुरी तरह नज़रअंदाज किया है। देश में माइनॉरिटी की आबादी, मुस्लिम माइनॉरिटी की 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, सिख माइनॉरिटी है और ईसाई माइनॉरिटी है। इन लोगों की का कोई प्रतिनिधित्व कल वहाँ नहीं हो सका, जो खेद का विषय है। ये लोग खानापुरी के नाम पर कश्मीर के मुस्लिम लीडर्स को कहते हैं कि मुस्लिम लीडर्स हैं, जबकि ये बात बिल्कुल ऐतिहासिक सच्चाई है कि कश्मीर के मुसलमानों से देश के मुसलमान और हिंदू मोहब्बत ज़रूर करते हैं, लेकिन देश के अंदर मुस्लिम और दलित हितों के मामले में कभी भी मुस्लिम लीडरशिप कश्मीर की उसने आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए हम कश्मीर की मुस्लिम लीडरशिप को देश के मुसलमानों का लीडर नहीं मानते। और जहाँ तक है दलितों की नेत्री मायावती रही हैं, उनको भी छोड़ा गया है। देश के अंदर में मुसलमानों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ अगर बनने का काम किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिसने BJP का भरपूर मुकाबला किया है। NRC हो, NPR हो, तलाक बिल हो, 370 हो, इसमें अगर पड़खड़ होकर जिसने BJP के गलत एजेंडों पर बात की है तो उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। ये लोग नीतीश कुमार जी हो या दूसरे लोग हैं, इन लोगों ने कई एजेंडों पर BJP का साथ दिया है। तो ये कैसे BJP के खिलाफ चैंपियन हो जाएंगे? और देश के कई ऐसे स्टेट हैं, तेलंगाना है, आंध्रा है, उड़ीसा है, उनको बुलाया तक नहीं गया। ये इस बात की दलील है कि कहीं न कहीं इनके हिडन एजेंडे हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति का मसला है। ये सिर्फ छलावा है कि सिर्फ आप मोदी के खिलाफ या भाजपा मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं। सर, आप कह रहे हैं भाजपा मुक्त भी बनाना चाहते हैं, आज दूसरी तरफ माइनॉरिटी मुक्त भी गठबंधन बना रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप कह रहे हैं हिडन एजेंडे हैं, क्या लग रहा है आपको? कैसे एजेंडे हो सकते हैं? कहाँ पर अब इनका क्या एजेंडा है जिसकी वजह से मुस्लिम लीडरशिप को ये लोग नहीं बुला रहे हैं? ये तो वही बताएंगे। जाहिर है कि छुपे हुए राज को तो वही जानते होंगे कि क्या वजह है कि इन्होंने दलितों और मुस्लिम अक़लियतों को इस तरह से नज़रअंदाज किया। क्या यह बात सच्चाई नहीं है कि आसाम की AUIDF हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मुस्लिम लीग हो, जिन्होंने मुसलमानों की पूरी वकालत की है और उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या यह बात सच नहीं है कि लालू जी, जिनका हम बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, उन्होंने हमें से माई समीकरण की बात कही और कल माइनॉरिटी का एक भी चेहरा, बिहार ने मेज़बानी की, बिहार के माइनॉरिटी का एक भी चेहरा नज़र नहीं आया? क्या माइनॉरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है? ये सारी बातें हिडन एजेंडे की नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं से माइनॉरिटी को मुक्त करके ये लोग अपना गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, जो कहीं से स्वीकार नहीं है। माई समीकरण की बात कर रहे हैं, लालू जी की बात कर रहे हैं आप। तो पिछले चुनाव में आपने भी देखा होगा कि आप ही के दल के 5 लोग जो हैं वहाँ जाके सट गए थे। सवाल ये पैदा होता है, ये इस बात की दलील है कि जिस लालू जी ने नारा दिया था कि शोषितों, दलितों, अक़लियत के लोगों उठो, अपने दरमियान में नेतृत्व पैदा करो, और जब MIM ने नेतृत्व पैदा किया तो उसका गला उन्होंने ही दबा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि माई समीकरण अब राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा नहीं रहा है। अब तो A to Z हो गया। अब जाहिर है कि चूंकि तेजस्वी जी के हाथ में कमान है और तेजस्वी जी माई समीकरण को नहीं मानते, वो तो A to Z के नेता हैं और इसलिए उनका कहना है A to Z यानी 26 अंकों का अल्फ़ाबेट, उसमें से एक निकल भी जाए यम तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये तमाशा हुआ है कल, क्या वाकई में इस तमाशे का जो असर है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा? देखिए, अभी समय है, समय से पहले कुछ कहना मुश्किल है। लोगों को सुधार करना चाहिए, वरना नहीं तो ये आवश्यक हो गया है
कि दूसरे घटक जो वंचित रह गए हैं, जो छूटे हुए हैं, ऐसे समूह को आपस में जुड़कर अपना वो बनाना चाहिए। कल अगर आपको मिलता है वहाँ से इनविटेशन मिलता है, शिमला में भी सुन रहे हैं कि होने वाली है फिर से मीटिंग होगी, उस वक्त आपको अगर वहाँ बुलाया जाए तो क्या आप शिरकत करेंगे? नहीं, देखिए, ये हमको बुलाया जाए ये तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो कहेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहेंगे, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि ये सच्चाई को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हमको बुलाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हम लोगों तो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ज़ाती तौर पर किसी लड़ाई नहीं है। हम तो देश की जनता को इस वक्त ज़रूरत है कि बीजेपी मुक्त देश हो, नरेंद्र मोदी को तख्त से हटाया जाए, उसके लिए एक साझा कार्यक्रम होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों के दरवाजे हमेशा खुला रहे। तो ये गठबंधन जो विपक्षी एकता की बैठक जो हुई है, ये भी तो सोच सकते हैं कि चलो आप भी बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हैं, हम लोग भी इतना मिलके खड़े हैं, अगर आपको न भी बुलाएं तब भी आप बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नहीं हम लड़ते ही हैं, बल्कि इसमें से ज़्यादातर लोग बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। मेरा तो रिकॉर्ड ही कभी नहीं रहा कि हमसे ज़्यादा लड़ा ही नहीं कोई बीजेपी के साथ, और लड़ भी नहीं सकता। और बीजेपी ने पूरी सियासत की है, एंटी माइनॉरिटी की है, चाहे गुजरात के दंगे हो, चाहे बाबरी मस्जिद का तोड़ना हो, चाहे मॉब लिंचिंग्स हो, सारे में माइनॉरिटी को ही टारगेट किया गया है। तो बीजेपी तो हमको ही सामने में रख के लड़ाई लड़ती है और हम भी उनके साथ सामने में लड़ते हैं। ये लोग तो किनारे किनारे से बात करते हैं, कभी उनके साथ भी हो जाते हैं। आप आदरणीय नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, बिहार जैसे जो लोग नाम दोहराते हैं कि चंपारण की धरती से यहाँ पर गांधी जी ने यात्रा शुरू की स्वतंत्रता संग्राम की, यहाँ पर से जेपी की तहरीक उठी, लेकिन अफसोस कि बिहार के समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष माहौल में अगर किसी ने भाजपा को और आरएसएस को घर घर तक, गली गली तक पहुंचाने का काम किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी कैसे हो जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल बोल सकते हैं कैसे, जब इनको आईना दिखाया जाएगा कि कल तक आप कहाँ थे, एनआरसी में किन के साथ थे, तलाक बिल में किन के साथ थे, तो ये तो साफ जाहिर हो जाता है कि इनका क्या मामला रहा है। लेकिन मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है क्या? हमने तो हमेशा फ्रंट सीट पे लड़ा है, फ्रंट पे लड़ा है बीजेपी के खिलाफ। इसलिए हम बड़ी मजबूती के साथ, जो लोग इस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने विचारों में शुद्धि लाएं, तो हम ऐसे लोगों को साथ रहने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे लोगों के साथ जाने के लिए भी हमारा इरादा रखते हैं। और एक लार्जर समूह बनना चाहिए, ईमानदारी के साथ बनना चाहिए, निज स्वार्थ का नहीं, किसी को काटो किसी को छाटो नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर बनना चाहिए। आखिर में एक सवाल और है मेरा, नीतीश कुमार जी जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं उनके खिलाफ, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार जी फिर से वही चीज़ 2017 और 22 में जिस तरह से किया था उन्होंने, क्या वही दोहराएंगे? आपको यह अंदाजा है? नहीं, चूंकि उनका मामला तो बार बार कर रहा है। मैं नीतीश जी के साथ गठबंधन को कहता हूँ कि तैरते हुए कछुए की सवारी है। अच्छा। कछुआ कब तैरे और कब डूब जाए उसके सर पर बहुत भरोसा नहीं किया सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कछुए की सवारी नीतीश कुमार की अगर सहयोग करना लेना है तो वो कछुए की सवारी होगी, कब तैरे कब डूब जाए ये पता नहीं चलता। ये कहना है एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का। दरअसल कई ऐसे दल हैं जिनको वहाँ पर न्योता नहीं मिला और मिलना भी चाहिए था, क्योंकि अगर बात हो रही है अगेंस्ट भाजपा की तो निश्चित तौर पर एक मजबूत इकाई बन सकती थी, अन्य लोगों को दरकिनार न किया जाता तब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या सोच रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि हिडन एजेंडा है कुछ। अब देखते हैं वो हिडन एजेंडा कब सामने निकल कर आता है कि दरअसल ये हिडन एजेंडा था क्या। हम इंतज़ार करेंगे उस एजेंडे को समझने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया।